हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स विद पवन वर्मा। मैं यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सिफ्ट 2 का है, पहले ही दिन का। जैसे आप देख रहे होंगे सिफ्ट 2 10 जनवरी 2023 में जो पेपर हुई थी। सिफ्ट 1 का हमने पहले कल डाला था, सिफ्ट 2 का है। तो हर शिफ्ट में 20-20 सवाल है। तो जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और एसएससी जीडी के लिए जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको एक अप्रोच पता चलेगा कि किस तरीके से हमें सवाल को डील करना चाहिए, किस तरीके से हमें कैलकुलेशन को डील करना चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स में कैसे हो सकता है या फिर ऑप्शन से हम कैसे जा सकते हैं। वो सारी चीज़ों को हर सवाल में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सिफ्ट 2। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वीडियो की लिंक है या फिर जो डिस्कस कर रहा हूँ उसकी पीडीएफ फाइल वगैरह आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स विद पवन वर्मा। आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या तो फिर आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते वो व्हाट्सएप चैनल को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे थे कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि आप अपना व्हाट्सएप को अपडेट करें। गूगल प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप को अपडेट करें तो आप चैनल में ज्वाइन कर पाएंगे। राइट, नया फीचर्स है व्हाट्सएप का चैनल, व्हाट्सएप चैनल। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 20 सवाल है, फटाफट देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हर एक सवाल को समझेंगे बढ़िया से। कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हुज HCF एंड LCM आर 8 एंड 40। दोनों नंबर की प्रोडक्ट बताना है, गुणनफल बतानी है। राइट, मल्टीप्लिकेशन बतानी है। तो LCM एंड HCF इज गिवन 8 एंड 40। तो आपको पता है कि देखो जिस तरीके से ये है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि HCF और LCM को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, तो क्या होता है कि फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। LCM और HCF को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मुझे सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है कि LCM एंड HCF एंड LCM इज गिवन। तो मैं यहाँ पे 8 × 40 लिखता हूँ, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट डायरेक्टली मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 320। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा, इसमें कुछ और डिस्कशन करने के लिए है नहीं। बेसिक सा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला कह लो या फिर कॉन्सेप्ट कह लो कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस तरीके से होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ उसी तरीके का है। कह रहा है कि द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स ऑफ देयर HCF। ओके, LCM ऑफ टू नंबर, तो मैं इस तरह से लिखता हूँ LCM जो है वो क्या है, 15 टाइम्स ऑफ HCF है। 15 टाइम्स ऑफ HCF। तो कहता है सम ऑफ LCM एंड HCF इज 112। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 112। ओके, तो LCM को मैं L लिखता हूँ, L प्लस HCF को H लिखता हूँ, दोनों की सम बता रहा है 112। ओके, और इस स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूँ, कह रहा है कि L इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ H। तो L के जगह पे मैं 15 टाइम्स ऑफ H को लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे L के जगह पे लिख देता हूँ 15H। तो 15H प्लस H इज इक्वल टू 112। तो H कितना भाई, 16H इज इक्वल टू 112। H इज इक्वल टू 16 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। 16 से आप कैंसिल करोगे तो 7 टाइम्स आएगा। तो H की वैल्यू आ गई 7। तो H की वैल्यू 7 आ गई, तो 15 इंटू 7 इज द LCM। H की वैल्यू 7 आ गई तो 5। तो कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 49, अगर एक नंबर 49 है देन द अदर नंबर इज, अभी डिस्कस किया था हमने, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। आपको पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे को LCM पता है, दैट इज 15 इंटू 7। LCM है 15 इंटू 7 और HCF कितना है, तो HCF है 7 एंड द फर्स्ट नंबर इज हाउ मच, 49। क्वेश्चन में गिवन है कि पहला नंबर है 49। ओके,
तो सेकेंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर निकालनी है, ये निकालनी है। तो 7 इंटू 7 49 कट जाएगा और x की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो सेकेंड नंबर हो जाएगी 15, सेकेंड नंबर विल बी 15। ये हमारा दूसरा सवाल था। इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जीडी के पेपर में। ऑब्वियसली 10th के बेसिस पे क्वेश्चन पे 10th के बेसिस पे ये एग्ज़ाम है। एलिजिबिलिटी 10 क्लास जो पास है वो दे सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंपल सवाल होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहता है कि नंबर 350 इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 25%। एक नंबर है 350, उसको 20% से हम इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद डिक्रीज कर देंगे 25 से। फाइंड द न्यू नंबर। दूसरा नया नंबर क्या बनेगा, सिंपल सा सवाल है। 350 था, उसको 20% से इंक्रीज करेंगे, मतलब 120% करेंगे, राइट। आप इसको 120/100 लिख सकते हैं, आप इसको 350/6/5 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। आपको पता है 120% मतलब 6/5 होता है। और उसके बाद कह रहा है डिक्रीज बाई 25%। डिक्रीज बाई 25% करेंगे तो 75%, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4। तो आपको ये सॉल्व करना है। 5 इंटू 4 इज 20, तो 0 कटा, और 20 का 2 से ये 3 कटा, तो 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 35, 9 इंटू 35 इज 315। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 315। करेक्ट, यस। कुछ नहीं करना था, बस एक नंबर को एक बार 20% से इंक्रीज करनी थी और फिर उसी नंबर को क्या करना था कि 25% से डिक्रीज करना था। तो हमने वही कर दिया यहाँ पे, एक बार इंक्रीज कर दिया, एक बार डिक्रीज कर दिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कह रहा है कि अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। 15% बढ़ा कर रखता है, राइट। जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है, जो भी उसकी क्रय मूल्य है, राइट, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको 15% बढ़ाता है एंड देन अलाउ 20% डिस्काउंट। तो बताइए कि कितने का लॉस हो जाएगा, व्हाट विल बी हिज लॉस परसेंटेज। तो मैं कहता कि चलो कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है, 100% है। कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% होती है। तो हमने एमआरपी जो है वो 15% इंक्रीज करके रखा, तो एमआरपी जो है उसको 15% इंक्रीज करेंगे तो 115 हो जाएगा। सिंपल सिंपल। एंड देन विल अलाउ 20% डिस्काउंट। उसके बाद हम यहाँ पे 20% का डिस्काउंट अलाउ करेंगे। 20% का डिस्काउंट जब हम यहाँ पे देंगे तो हमें यहाँ का 80% पता करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर डिस्काउंट आप 20% का दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका 80% निकालोगे, 80% निकालोगे, तो 115 का 80% निकालना है, मतलब 4/5 करना है। अब 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 23, 23 इंटू 4 इज 92, यानी कि 92 विल बी द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 92, तो कितने का लॉस हो गया, लॉस हो गया आपका 8% का। तो आंसर इज 8% लॉस। ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, राइट। देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट क्वेश्चंस को कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ें देख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हमें लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी और लाइव क्लासेस मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। बस थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं, लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि बाई सेलिंग अ टेबल फैन फॉर ₹2827.06 a profit earned is 14% more than the loss incurred by selling it for 2230। क्या बोला यहाँ पे, इस सेंटेंस में क्या बोला? अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन दिस वन। कह रहा है कि प्रॉफिट जब 2827, यानी कि एक सेलिंग प्राइस है जहाँ पे 2827.06 में सेल करते हैं तो यहाँ प्रॉफिट होती है, और एक सेलिंग प्राइस है, सेलिंग इट फॉर 2230, एक सेलिंग प्राइस है, मैं कह रहा हूँ 2230, ठीक है। तो यह इसकी दोनों की बात करते हैं। कह रहा है कि द सेलिंग ऑफ अ टेबल फैन फॉर ₹2827.06 द प्रॉफिट अर्न इज 14% मोर देन द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग इट फॉर 2230। अब यहाँ पे देखो, समझो कि सपोज दैट ये जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे बीच में कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है और यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। गंदा हो जाएगा इस तरीके से, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रही है और यहाँ पे जो है लॉस हो रहा है, फाइन।
तो कह रहा है कि यहाँ पे जितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे जितना भी लॉस हो रहा है, वो जो लॉस है उससे 14% ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट हो रही है। मान लीजिए कि मैं एक फॉर एग्जांपल मैं ऐसा समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है, सपोज दैट तो 10% का अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 14% ज़्यादा, यानी कि इससे 14% ज़्यादा वहाँ प्रॉफिट हो रही होगी। मैं कह रहा हूँ 24% प्रॉफिट हो रही होगी, ऐसा फॉर एग्जाम्पल। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट फिगर, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। तो मतलब जो भी लॉस हो रहा है उससे 14% ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट हो रही है। टू गेन 14% प्रॉफिट इट्स सेलिंग प्राइस विल बी, अब 14% प्रॉफिट करनी है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा। तो ठीक है, मुझे पता चला ना कि 14% ज़्यादा है, तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा। आप देखो 14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/50। फाइन। तो कह रहा था कि जितना यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो मैं कह रहा कि लॉस हो रहा है 50, सपोज दैट लॉस यहाँ हो रहा है 50 का, लॉस हो रहा है यहाँ 50 का। तो जितना यहाँ लॉस हो रहा है उससे 7% ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो 50 का 40, उससे 7% नहीं 14%, 50 का 14% इज 7, 50 का 14% इज 7। तो 50 से 7 यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है ये 57 का हो रहा है। ऐसे कह सकता हूँ मैं, जितना यहाँ लॉस हो रहा था, जितना इस जगह पे लॉस हो रहा था उससे 14% ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट हो रहा था। तो मैं कह रहा कि रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 50 का यहाँ पे लॉस हो रहा था, 50 यूनिट का लॉस हो रहा था। तो 50 यूनिट का अगर लॉस हो रहा था तो 50 का 14% होता है 7, यानी कि यहाँ पे 7 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 50 से 7 ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 50 का यहाँ 50 यूनिट का लॉस है, तो यहाँ 57 यूनिट का प्रॉफिट है। फाइन। देन मुझे पता करना है कि भाई 50 यूनिट का लॉस हो रहा है और मेरे को 2230 रुपये मेरे सेलिंग प्राइस है। फाइन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक में डिफरेंस देखना है कितना है। तो 2230 यानी कि 2300 में 527 प्लस 597.06। देखो डिफरेंस कैसा निकाला मैं बताता हूँ। जैसे कि मुझे 2230 है, तो इसको 2300 पकड़ लेता हूँ मैं, मन में 2300 पकड़ता हूँ। तो 2300 से कितना ज़्यादा है, 2800, 500 और 70 यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने मतलब मन में रखा हुआ था, 2300 लिया था ना मैंने। तो 570 प्लस 20 यानी कि 597.06। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आया 597.06। तो यहाँ से यहाँ तक का यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, तो 57 एंड 50 दैट इज 107, यानी कि दिस वन विल बी इक्वल टू 107 यूनिट, राइट। दिस वन विल बी इक्वल टू 107 यूनिट। अगर मैं 50 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई लॉस कितना किया। या तो मैं अगर 57 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना किया, राइट। तो मैं इसको डिवाइड कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। 597.06 डिवाइडेड बाई 107, पॉइंट है तो पॉइंट का हटाकर मैं बाई में 100 दे देता हूँ और 50 यूनिट की वैल्यू निकाल देता हूँ डायरेक्टली। 50 यूनिट की वैल्यू निकाल देता हूँ तो 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिंपल, 1 यूनिट निकाला। मैं फिर से एक बार लिखता हूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पे 107 यूनिट का मतलब इतना है, तो 1 यूनिट का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो पॉइंट के लिए मैं 100 लिख देता हूँ। और मुझे निकालना है 50 यूनिट की वैल्यू, 50 यूनिट की वैल्यू, तो 50 टाइम्स कर देंगे इसको, सिंपल। तो दिस विल बी कैंसल आउट, कैंसिल करेंगे, आपको पता चलेगा कि कितनी की हम लॉस कर रहे थे। तो दिस इज लाइक 1/2 एंड 2 से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये इवन नंबर दिख रहा है। तो दिस इज लाइक 29853। अब रह गया 107 से डिवाइड करना, तो 107 से डिवाइड करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि 7 के टेबल में 3 आता है। हाँ कटेगा, 9 टाइम्स कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि 7 यूनिट डिजिट को देख रहा हो तो 7 और 3, तो 9 टाइम्स से 63, तो लास्ट का वैल्यू आएगा। तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ
53 डिवाइडेड बाई 107, 107 से 2 टाइम्स अगर करूँ मैं तो 214 होगा। 214 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 84। 84 के साथ 5 लेके आता हूँ। अगर मैं 8 टाइम्स करूँगा तो 56 हो जाएगा। 8 टाइम्स अगर करूँगा तो 800 और 56 हो जाएगा 8 टाइम्स। तो 7 टाइम्स करेंगे, 7 टाइम्स करेंगे तो 749, 749 कटेगा तो कितना बचेगा, 749 कटेगा तो बचेगा 96, 96, 5 जा चुका है 3, और इसका कितना टाइम्स दे बोलो, तो 9 टाइम्स, यानी कि 279, 50 यूनिट की वैल्यू आई 279 भाई 50, यानी कि 279 रुपीज़ का हम लॉस कर रहे थे। तो मेरे को बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितना था उसका। तो कॉस्ट प्राइस में क्या करोगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2200, 200 कितना, 2400 एंड 2509, यानी कि 2509 इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टेबल फैन। तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। मुझे निकालना था सेलिंग प्राइस, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस 14% प्रॉफिट करके, यानी कि 2509 में 114% निकाल लेना है। ये हमारा आंसर होगा, राइट, ये हमारा आंसर होगा। अब आंसर को ऑप्शन से भी जाके देख सकते हो, क्योंकि नन ऑफ दिस होता नहीं है इसमें, नन ऑफ दिस नहीं होता है। तो मेरे को ये बताओ कि जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे में डबल ज़ीरो है, कोई कटेगा क्या, जीरो नहीं कटेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2 डिजिट के पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9 × 4 कितना होगा, 9 × 4, 9 × 4 इज़ 36, 36 का 6 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे करेक्ट हो सकता है। तो चलो वापस से एक बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेंगे आप, राइट। 114 9 टाइम्स तो 926, राइट। 14 9 जा हाउ मच, 14 9 जा 26 और 109 टाइम्स इज 900, 900 तो 1026, 1026 में 26 लिखता हूँ, 10 कैरी रह जाएगा। दिस इज 5 टाइम्स इज 570, 580 कैरी 8, 580, 58 कैरी, ओके। 228, 36, 236, 286 करेक्ट, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट। देखो मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैलकुलेशन वगैरह तो आपको करना ही पड़ेगा फास्ट, तो उसके ऊपर अलग से सेशन करेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2860 रुपये, राइट। 2860.26 इज़ आर करेक्ट आंसर, इज़ द सेलिंग प्राइस। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो कॉन्सेप्ट की बातें तो मैं नहीं कर रहा, बट फिर भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समझाना है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है क्लोथिंग स्टोर अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन शर्ट। एक शर्ट पे 30% का डिस्काउंट अनाउंस किया। रिजवान वांटेड टू सेव 810 रुपीज़ इन डिस्काउंट। हाउ मेनी शर्ट शुड ही बाई टू डू सो इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ द शर्ट ईच शर्ट इज़ 540। MRP एक शर्ट का कितना है, 540 रुपये। कहता है कि इसमें 30% का डिस्काउंट देंगे हम। डिस्काउंट कितना देंगे, 30% का। तो 30% का डिस्काउंट देंगे तो मतलब कितने का डिस्काउंट हो जाएगा जी, 54 3 टाइम्स, यानी कि 162 रुपीज़ का। एक शर्ट में 162 रुपये का डिस्काउंट देंगे हम, एक शर्ट में, राइट। तो कहता है कि रिजवान वांटेड टू सेव 810 इन डिस्काउंट। तो कितने सारे शर्ट लेने पड़ेंगे, हाउ मनी शर्ट शुड ही बाई। तो 162 को कितना टाइम्स करोगे जो 810 आ जाए। तो सिंपल सा है, 1620, 10 बार करोगे, 10 टाइम्स करोगे तो 1620 हो जाएगा, और 5 बार करोगे तो 810। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, 5 शर्ट लेनी पड़ेगी। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा कि इसको रिजवान को 5 शर्ट लेने पड़ेंगे, तभी वो 810 रुपये डिस्काउंट में बचा पाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। सिंपल सा सवाल था। कॉन्सेप्ट की बात करें तो परसेंटेज और डिस्काउंट वगैरह रिलेट करके आप कर सकते थे, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड यूजेज अ वेट 15% लेस देन द ओरिजिनल वेट। फाइंड हिज टोटल गेन परसेंटेज। एक शॉपकीपर है जो
12% प्रॉफिट पे बेच रहा है। मैं सिंपल सी बात लिखता हूँ कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 112। ठीक है, 12% की प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट इज 12%, बट ही यूजेज व्हाट 15% लेस वेट फ्रॉम द ओरिजिनल वेट। तो मैं इस तरीके से इस बात को कहता हूँ कि भाई सपोज दैट जब वो 100 रुपये का सामान खरीद कर ला रहा था तो वो 1 किलो खरीद रहा था। 1 किलो कहने का मतलब लेट से 1000 ग्राम खरीद रहा था, सिंपल। और 15% लेस देता है, जब वो बेचता है तो 15% लेस देता है, तो 850 ग्राम देगा, सिंपल। 15% कम देगा तो 100 रुपये का उसका था 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम 100 रुपये का था, तो भाई 850 ग्राम कितने का होगा? तो मैं कह रहा 85 रुपीज़ का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 85 रुपीज़ का सामान वो देगा और लेगा कितना? 112, यानी कि प्रॉफिट हो रही है। यस, बिल्कुल प्रॉफिट हो रही है। 15 + 12 यानी कि 27 की प्रॉफिट हो रही है। तो मेरे को बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? तो भाई 27 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 85? 85 से कंपेयर करोगे आप, क्यों? क्योंकि 85 रुपीज़ का सामान उसने दिया और 112 रुपये लिया, तो 85 रुपीज़ का सामान दिया, अपने पॉकेट से कितने का सामान दिया? 85 रुपीज़ का सामान दिया। तो ये आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, राइट? परसेंटेज निकालनी है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, वैसे हम कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं। दिस इज़ लाइक 85 इज़ 17 टाइम्स एंड दिस इज़ लाइक 20 टाइम्स। 27 2 टाइम्स इज़ 540 बाई 17। दिस इज़ लाइक 3 टाइम्स 51, 3 0 बचा, रिमाइंडर कितना बचा? 30 मतलब 1 टाइम 31 है, एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। वैसे 30 आया था ना, 30 में 1 टाइम जाएगा तो बचेगा 13, अब पॉइंट लगा देता है तो 130 7 बार, यानी कि यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज है ना, इस टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इज 31.76%। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर लिए, है ना। मैं समझाने की कोशिश करा कि भाई वो सामान जो दिया वो कितने का दिया, तो वो 85 रुपीज़ का सामान दिया, कितना लिया? 112 रुपया लिया। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल है ये, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से बिलोंग कर रहा है, फाइन। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹228। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बता रहा है 228 रुपये फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 1.5 years. When compound interest is compounded half yearly and simple interest is computed yearly, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेशन किया जा रहा है और सिंपल इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो व्हाट इज द सम? प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे कि प्रिंसिपल कितना है ना, राशि क्या है, पूरा प्रिंसिपल आपको 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर ले भाई, तो 8% के हिसाब से 1.5 साल लगाऊंगा। 8% पर एनम के हिसाब से हम टाइम ले रहे हैं 1.5 years। तो 1.5 years कहने का मतलब है 3/2। तो 8 × 3/2 कितना परसेंट आएगा? 8 × 3/2 कितना परसेंट आएगा? तो 12% सिंपल इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 12%। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ करने का नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे भी 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और 1.5 साल तक वापस से लगेगा यहाँ पे भी। लेकिन ये जो अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा हाफ ईयरली, यानी कि हर 6-6 महीने पे अप्लाई होगा। तो हर 6-6 महीने में अप्लाई होगा। तो आपको पता है कि जब भी हाफ ईयरली की बात होती है तो रेट हो जाता है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि रेट इफेक्टिव रेट क्या होगी? तो 4%, हर 6 महीने में 4%, और 1.5 साल तक लगानी है, यानी कि 3 बार लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना और तीसरा 6 महीना, 1.5 साल तक लगेगा। तो 4% के हिसाब से सक्सेसिव क्या हो जाएगा भाई? तो आपको पता है कि सक्सेसिव की अगर बात करी जाए तो जैसे आपको पता है कि 2 अगर सक्सेसिव निकालनी होती है तो हम ये इसका यूज़ करते हैं, x + y + xy/100, इसका यूज़ कर लेते हैं, है ना। अगर 2 साल की बात करी जाए तो इसका हम यूज़ कर लेते हैं, सिंपल।
2 साल का अगर बात किया जाए तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अगर हम 3 साल की बात करें, दिस इज़ फॉर 2 years और 2 times कह सकते हो। अगर हम 3 साल की बात करें तो हमारा क्या होगा, मतलब यहाँ पे लिखा होगा 3R प्लस 3R स्क्वायर बाई 100 प्लस R क्यूब बाई 300, R क्यूब बाई 10,000। देखो ये आप यूज़ कर सकते हो कब, जब 3 बार सक्सेसिव डायरेक्टली अप्लाई करनी हो। ये 2 बार अप्लाई करना है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर 3 बार ही अप्लाई करनी है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर अगर याद तो करनी पड़ेगी क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर 3 बार सक्सेसिव लगानी है तो हम इस तरह कर सकते हैं। देखो मैं आपको और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 4% के हिसाब से 3 बार लगानी है तो चलो पहले एक बार एक काम करते हैं कि इस तरीके से लगा के कोशिश करते हैं, ठीक है। कंट्रोल P, 4% पहले 6 महीने का, दूसरे 6 महीने का, फिर 4 × 4/100। तो ये कहता है 4 + 4 इज़ 8.16 आ गया पहले 1 साल का, 6 महीने और 6 महीने 1 साल का। फिर 8.16 जो आया वो वापस से x बन जाएगा और फिर नेक्स्ट आखिरी के 6 महीने के लिए 4 वापस से इसको वापस से अप्लाई कर दे रहे हैं। तो 8.16 × 4/100 और यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट का भी 00। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 12.16 प्लस और ये हो जाएगा 816 4 बार, यानी कि 32 और 64 पॉइंट आ जाएगी क्योंकि 4 0 है। तो ये आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 12.4864%। दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 year। उसी चीज़ को जो मैंने डबल अप्लाई किया है, ये एक बार अप्लाई किया, ये 2 बार अप्लाई किया तो जाके आया, ये यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। देखो तो R की वैल्यू क्या है 4, तो 4 × 3 दैट इज 12 प्लस R की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर इज 16 3 टाइम्स इज 48। अब बाई में 100 है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 4 है, R की वैल्यू 4 है तो 4 क्यूब इज 64 और यहाँ पे है 4 जीरो, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 0.0064। अब इस सबको ऐड कर दो एक ही बार में तो आ जाएगा 12.4864%। तो ये वैल्यू डायरेक्ट आ गया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से निकाल सकते हो। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखो कि दिस इज़ फॉर सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालनी हो 3 साल का या 3 बारी का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर 3 times, ठीक है। तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल गया 3 बार का। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया तो मैं लिख रहा हूँ 12.4864%, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ ताकि मैं आगे का कैलकुलेशन कर सकूँ। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, यूज़ हो जाता है कई बारी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 बार सक्सेसिव यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं। अच्छा अब सवाल में आते हैं। तो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड दिया हुआ है 228, यानी कि 12% एंड दिस वन, इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस डायरेक्टली निकालोगे तो 0.4864% इज इक्वल टू 228 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल निकालनी है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसी से डायरेक्टली इसको डिवाइड करता हूँ 4864 और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे 2 बार और 0 आ जाएगा, 4 0 और आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करना है और आंसर हमें लेके आना है। तो कैलकुलेशन कर दें, 4 से कटेगा, 4 से काट देता हूँ। दिस इज़ लाइक 1216, ये हो जाएगा 25। फिर से 4 से कट जाएगा तो 25 फिर से लिख देता हूँ। दिस इज़ लाइक 304। फिर 4 से काट दूँ क्या, काट देते हैं 4 से, तो दिस इज़ लाइक 7 and 6 76। फिर 76 का टेबल अगर देखो तो 70 3 टाइम्स इज 210 और 6 3 टाइम्स इज 18, यानी कि ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा।
तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 3। यहाँ पे देखो ऑप्शन देख सकते हो डायरेक्टली, राइट, ऑप्शन देख सकते हो। तो 0 0 तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 5, और 5 इंटू 3 इज ऑल्सो 5, तो 1 तो होगा ही नहीं, मतलब ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 का क्यूब कितना हो गया, तो 25 का क्यूब हो जाता है 15,625, और उसको 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3 इंटू 5 15 कैरी 1 दैट इज 7 एंड 18 कैरी 1 इज 16 कैरी 1 इज 4 6 8। देखो आंसर हमारा ऑप्शन डी आ गया। कैलकुलेशन वैसे करने की ज़रूरत थी नहीं, है ना, कैलकुलेशन वैसे करने की ज़रूरत थी नहीं, बट आप डायरेक्टली कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि 3 सक्सेसिव कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं 3r प्लस 3r स्क्वायर बाई 100 एंड प्लस r क्यूब बाई 10,000। ये वैल्यू को लिख के सॉल्व कर सके आप 3 साल का या 3 बार का सक्सेसिव निकाल सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि John borrowed some amount of money from a bank at the rate of 10% per annum on a compound interest for which interest is compounded annually. If he paid his loan by paying 21,961.5 at the end of 4 years, what is the amount he borrowed? 10% के हिसाब से वो 4 साल तक रखता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, और 21,961 रुपये इतना पे करता है। तो बताइए कि कितना प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल आपको बतानी है, राइट। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 4 साल, यानी कि 10%। अब इंटरेस्ट 4 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, बात ये आती है कि 4 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो देखो कि 10% 4 साल तक लगेगा, राइट, 10% 4 सालों तक लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो 10% 2 बार का होगा 21%, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और वापस से इन 2 साल का करूँ तो 21 आएगा। और फिर एक 21 एंड 21 का करें, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे पहले इन दोनों का किया, फिर इन दोनों का किया, ये आया इसका, ये आया इसका, फिर इन दोनों का कर रहा हूँ। तो 21 इज़ 42 एंड 21 इंटू 21 इज़ 441, यानी कि 46.41% आएगा, 46.41% आएगा। यानी कि मैं 4 साल के इंटरेस्ट की बात करूँ तो 46.41% आएगा। यानी कि मुझे पता है कि प्रिंसिपल बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल में आ रहा है 46.41%। तो भाई अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा 146.41%। यानी कि मुझे जो वैल्यू गिवन है, वो जो वैल्यू हमें गिवन है 21,961.5, दैट इज इक्वल टू दिस वन। मतलब हमें 100% की वैल्यू वापस से निकालनी है, सिंपल। दिस इज गिवन इज इक्वल टू 21,961.5, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, लाइक 21,961.550 डिवाइडेड बाई 146.41। यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, दोनों पॉइंट को हटा दिया। 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन करनी है। अब देखो कैसे करना है, क्या करना है। अगर कैलकुलेशन में करूँ तो मेरे को पता है कि लास्ट में कितने, कोई भी जीरो नहीं कट रहा, लास्ट में कितने जीरो आएंगे, लास्ट में 3 जीरो आएंगे। तो 3 जीरो सभी में है, 3 जीरो सभी में है, ठीक है, 3 जीरो सभी में है। अच्छा, 1 से अगर मैं देखूँ तो 5 कितनी बार में कटेगा, तो 1 से 5 6 टाइम्स में कटेगा क्या, नहीं, 6 टाइम्स में नहीं कटेगा। 7 टाइम्स में कटेगा क्या, नहीं। 5 टाइम्स में कटेगा 5, यस, ये हो सकता है। 4 टाइम्स में नहीं। तो इस तरीके से आप आंसर को टिक कर सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर को टिक कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप 5 टाइम्स करके चेक कर ले। 14,000 है,
हम यहाँ पे इसका 5 टाइम्स अगर करें तो 5 1 जा 5, 5 4 टाइम्स इज 20, राइट, 5 टाइम्स कर रहा हूँ, 4 टाइम्स इज 20, कैरी 2 एंड 30 प्लस 2 इज 32, 5 टाइम्स नहीं करेंगे, 15 टाइम्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 है ना, यहाँ पे 15 है ना, फिर 5 टाइम्स कर रहा हूँ मैं, 15 टाइम्स करेंगे, इसलिए मैच नहीं कर रहा हूँ। 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या 15 टाइम्स ये कटेगा, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 15 1 टाइम्स इज 15, कैरी 1, दैट इज 15 4 टाइम्स इज 60 प्लस 1 इज 61, कैरी इज 6, 15 6 इज 90 प्लस 6 इज 96, कैरी इज 9, and 15 4 is 60 plus 9 is 69 and carry is 6 again, 15 1 15 plus 6 is 21, तो 219615 कट रहा है, तो 15,000 इज माई आंसर। देखो ऑप्शन से जाने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा, इस पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि कैलकुलेशन में फंसाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, राइट। दिस वॉज आर क्वेश्चन नंबर 9। कमिंग टू द नेक्स्ट वन देन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इफ a is to b is 5 is to 6, मैं लिख लेता हूँ फटाफट लिख लेता हूँ, a is to b is 5 is to 6 and b is to c is 6 is to 7। सिंपल सा सवाल दिख रहा है ये तो, 6 is to 7, तो मुझे पूछा है कि देन फाइंड a प्लस b is to b प्लस c। बहुत इजी क्वेश्चन, a प्लस बी पूछा है, उसके बाद बोल रहा है b प्लस सी, उसके बाद पूछा है c प्लस ए, राइट, c प्लस ए। तो यहाँ पे देखो b और b दोनों वैल्यू कॉमन है क्या, दोनों वैल्यू कॉमन है, यस कॉमन है, तो a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं कह रहा 5, b तो कॉमन है 6 और ये 7 हो जाएगा, तो a प्लस b कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 दैट इज 11, और b प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 दैट इज 13, एंड c प्लस a कितना हो जाएगा, c प्लस a 5 प्लस 7 यानी कि ये और ये 5 7, तो हो जाएगा कितना 12, है ना। हाँ, तो 11 13 12 कहाँ है, 11 13 12, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था ये भी, ये आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन ऑफ 753 टू द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 7 and 13 इज हाउ मच। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 7 and 13 इज, मतलब देखो सवाल को समझो, कह रहा है कि रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वैल्यूज टू द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वैल्यूज, यानी कि मेरे पास दो दिया हुआ है। पहले एक बात कर रहा हूँ, ये दिया हुआ है 7:5 एंड दिस इज टू 3:x, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल पता करता है। उसके बाद दूसरी वैल्यू दी हुआ है 7 13, एक वैल्यू दिया है 7 13 एंड दिस इज, तो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि ये वाली बात और थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, यानी कि इन दोनों का रेशियो बताना है आपको, इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो चलो ये सिंपल सी पॉइंट को अगर निकालनी है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि भाई आपको पता है कि दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन एंड दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन, यही होता है, राइट। नहीं तो ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है यहाँ पे क्या होता है 7/5 इज इक्वल टू 3/x, राइट। देखो 7x से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने यही लिखा, और 5 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो x इधर लिख देते हो, x इधर लिख देते हो, तो ये हो जाएगा कितना 3 × 5/7, ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। और इसकी अगर बात करी जाए तो लेट से इसको ऐसा समझो कि ये है इस तरीके से A/B/C ऐसा है, तो मैं लिखता हूँ A/B इज इक्वल टू B/C, तो यहाँ पे C निकालना है, C निकालना है तो C को यहाँ लाता हूँ और लिखता हूँ B × B/A, यानी कि देखो C को एक तरफ ले आया और B × B, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है B²/A, C अगर निकालना है। वही अगर A निकालना होता तो क्या लिखता मैं, अब देखो यहाँ नहीं लिखता, यहाँ पे तो छुप जाएगा शायद, तो अगर A निकालना होता तो क्या करते आप, तो A निकालना होता इसी में तो हम क्या करते हैं, तो A निकालना होता तो हम लिखते हैं B² C, और वही अगर B निकालनी होती तो क्या लिखता मैं,
तो हम लिखते बी स्क्वायर निकलता और ए सी का वैल्यू होता, यानी कि ए बी सी तीनों निकल सकती है, राइट। सी कैसे निकलेगा, तो मैं सी को यहाँ लिख ही देता हूँ कि यहाँ पे सी कैसे निकलेगा, तो सी निकलेगा कैसे, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। तो हमें यहाँ नहीं कि वाई को वैल्यू निकालनी है, तो वाई को वैल्यू को निकालता हूँ मैं यहाँ, y की वैल्यू निकलेगा 13 इंटू 13/7, और इन दोनों का हमें रेशियो चाहिए। हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, फाइन। अब ये रेशियो की छोटी छोटी बातें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। रेशियो की छोटी छोटी बातें, छोटी 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 बातें, लंबी 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 मुलाकातें, तो ये रेशियो हमें चाहिए। तो दिस इज लाइक 15 एंड 169 इज आवर आंसर। 15 एंड 169 हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया, फाइन, सी आंसर हो गया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 आइटम्स इज ₹89। एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 items, 10 articles is ₹89. If one of the item costs ₹35, then find the average cost of remaining 9 articles. 9 item का एवरेज बताया, 10 आर्टिकल की एवरेज कॉस्ट है। देखो एवरेज आपको पता है, मैं समझा, एवरेज इक्वल टू सम बाई नंबर। तो मुझे कह रहा है कि 10 आर्टिकल यानी कि नंबर दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, तो सम कितना आएगा, तो मैं कह रहा 89 इंटू 10, टोटल 890 हो गया। उसमें से एक आर्टिकल की दाम है ₹35, उसको हटा देता हूँ, है ना, तो कितना बचा 855। तो बताओ 9 आइटम का क्या होगा एवरेज, उसको 9 से डिवाइड कर दो, बस यही करना है। 9 से जब डिवाइड करते हो तो 9 टाइम्स 81, 45 इज 5 टाइम्स 95, हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर लिए। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए लाइव क्लासेस करेंगे हम लोग और सारे चैप्टर को बढ़िया से करेंगे। ड्यू टू इलनेस द वेट ऑफ अ पर्सन हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 80 to 64 इन अ मंथ, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द पर्सन। बीमारी की वजह से 80 से क्या हो गया, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति की जो वेट थी वो 80 से कितना हो गया, 64 हो गया। कितना घट गया, तो मैं बोलता 16 kg घट गया, है ना। कितने में, 80 में, तो ये कितना हो गया 1/5। 1/5 मतलब कितना होता है 20%, तो 20% इज आवर आंसर। कितना परसेंट वेट घट गया, तो 20% वेट घट गया, तो हो गया 20%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क सेपरेटली इन 10 days एंड 15 days। ए जो है 10 days में, ए जो है 10 days में और बी जो है 15 days में काम को करता है। बी अलोन वर्क फॉर 3 days एंड देन ही लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ओके, दोनों मिलके कर रहा था, नहीं दोनों मिलके नहीं कर रहा था। बी ने अकेले 3 दिन तक किया, उसके बाद फिर वो छोड़कर चला गया और फिर काम कर रहा है ए, तो कितने दिन में करेगा। तो पहले एक काम करो, टोटल वर्क निकाल लो। तो दिस इज लाइक 30, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, राइट। ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। तो मुझे बताना है कि बी ने कितने दिन काम किया। अब इस काम को बी ने 3 दिन तक किया, पहले 3 दिन तक 2-2 यूनिट करके करेगा, 6 यूनिट हो जाएगा। 6 यूनिट काम हो गया, तो बाकी काम कितना रह गया 24। अब बाकी काम कौन करेगा, तो ए फिनिश द वर्क। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 24 यूनिट काम है, 3 यूनिट करके करेगा, तो कितने दिनों में करेगा, तो 8 days में करेगा। तो आंसर क्या होगा 8 days, कि ए विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। तो ये हो गया टाइम एंड वर्क का सवाल, जो पिछले जीडी के पेपर में आया था। बड़ा सिंपल सवाल आता है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है सोनल एंड अर्जुन टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 57 days। सोनल एंड अर्जुन 57 days में, एंड देन अर्जुन एंड रोहन इन 38 days। अर्जुन एंड रोहन इन 38 days, एंड रोहन एंड सोनल इन 38 days, फाइन। ओके, देन सोहन, अर्जुन, रोहन टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तीनों मिलके करेंगे तो कौन कौन है, सोनल,
अर्जुन और रोहन कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर? ये आपसे पूछा गया सवाल है, बढ़िया सवाल है। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 57 19 के टेबल में, इवन 19 2 19 3 जा 19 2 जा 19 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 19 6 टाइम्स। 19 को 6 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 114 आएगा, ठीक है, 114 ही आएगा। आगे एलसीएम निकाला हमने, 57 का डबल कर दिया, फाइन। तो 57 का डबल कर दिया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? इसकी एफिशिएंसी 2, और ये दोनों सेम टाइम में कर रहा है ना, 38 डेज में कर रहा है। तो 38 डेज में कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी। तो 3 इसकी एफिशिएंसी, 3 इसकी भी एफिशिएंसी होगी। मतलब अर्जुन और रोहन एंड सोनल दोनों की एफिशिएंसी होगी 3-3, ठीक है, फाइन। अब जब हम तीनों को जोड़ेंगे, जब इन सबको जोड़ूंगा मैं, तो पता क्या आएगा? S और S 2S, A एंड A 2A, R एंड R 2R, दो बार आएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पूरा डिटेल में लिख लेता हूँ आपको। मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि 2S प्लस A प्लस R, इस तरह से आएगा। और सबकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 + 3 6 + 2 इज़ 8, एफिशिएंसी हो गई 8। तो S प्लस A प्लस R की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 यूनिट पर डे। तो भाई ये जो है पूरा का पूरा काम, यानी कि 114 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 114 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ लाइक 28.5 आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि 25 टाइम्स में 100, 3 बार में 12, 12.5, 28.5। ऑप्शन ए इज़ आर आंसर, फाइन। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 15। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहे कि ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग passes a bridge in 18 seconds, moving at a speed of 60 kmph. Find out the length of the bridge. Find out the length of the bridge. तो एक ट्रेन है, एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है 18 सेकंड में। मतलब इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आ जाता है 18 सेकंड में, और ट्रेन की स्पीड है 60 kmph, टाइम है 18 सेकंड। तो मुझे बता 18 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ट्रेन ट्रैवल करेगा खुद की लेंथ को और इस ब्रिज की लेंथ को। तो ट्रेन की लेंथ तो गिवन है 120 मीटर, ट्रेन की लेंथ गिवन है 120 मीटर। तो भाई हमें ये बताओ कि हमें ब्रिज, हम तो ऐसे करते हैं, हमें पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं इसी तरीके से लिखता हूँ। मेरे को पता है कि डिस्टेंस की बात करें तो ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ है 120, अब ब्रिज को मान लेता हूँ b, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो 120 प्लस b ट्रैवल करेगा, कितना टाइम में? 18 सेकेंड में। और स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 से 18 कट गया, फाइन। और 65 टाइम्स इज लाइक 300, तो 120 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 180। तो हमारा आंसर हो गया कि ब्रिज की जो लेंथ थी वो 180 मीटर थी। ब्रिज की जो लेंथ थी वो 180 मीटर थी, सिंपल। अगे दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। देखो कॉन्सेप्ट बात नहीं कर रहे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर की। तो जो देने वाले, जो ऑलरेडी सिलेबस पढ़े हैं उसके लिए बार बार ये है। और फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको सारी PDF फाइल या नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलती रहेगी भाई साहब। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ओके हाँ ओके, कह रहा है कि अ बस ट्रैवल्स फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन Q एट अ स्पीड ऑफ 70। स्टेशन P से लेके स्टेशन Q तक जाता है, उसकी स्पीड होती है 70 किलोमीटर पर आवर।
एंड फ्रॉम स्टेशन Q टू स्टेशन P एट अ स्पीड ऑफ 90, मतलब इस तरफ जाता है तो 70 और इस तरफ स्पीड होती है 90। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सही, यस 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 यस, डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड क्या होती है पता है आपको, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। जब कब, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 70 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 70 प्लस 90 इज़ 160। तो मैं ज़ीरो कैंसिल कर देता हूँ, तो दिस इज़ लाइक 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 126। अच्छा 2 से इसको भी काट देते ना यार, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काट दिया तो 8 हो गया। अब क्या हो गया, 7 9 टाइम्स 630 बाई 8, 64 तो नहीं जाएगा 8 टाइम्स, तो 7 टाइम्स जाएगा। 7 टाइम्स 56 गया, तो 7 फिर से बच गया और ये 64 जाएगा, यानी कि 78। ऑप्शन में एक ही दिख रहा है मुझे, पॉइंट भी चेक कर ही लेते हैं। 64 तो 60 इज़ अगेन 7 टाइम्स, 40 इज़ 5 टाइम्स। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, एवरेज स्पीड इज़ 78.75 किलोमीटर पर आवर। दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 400 मीटर इन लेंथ, सर्कुलर रेस मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 400 मीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है कि सर्कुलर रेस ए एंड बी स्टार्ट्स एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 16 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ए और बी दो लोग रेस लगा रहे हैं, दोनों की स्पीड गिवन है। एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एक की स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों रेस लगा रहे हैं, सिंपल सी एक पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन रनिंग एट इन द सेम डायरेक्शन। रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कितने टाइम के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा। देखो डिस्टेंस है कितना, 400 मीटर। अब इसमें होता क्या है कि जो मीटिंग टाइम निकलती है ना, जिस इस तरीके के सवालों में मीटिंग टाइम जो होगी ना, तो जो भी टाइम होगा दोनों का, टाइम ए का जो टाइम होगा, बी का जो टाइम होगा, है ना, उन टाइम का एलसीएम ले लो, टाइम का एलसीएम ले लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं कह रहा कि भाई ए का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ए की बात अगर करें, 400 मीटर जानी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो भाई 40 सेकेंड लगेंगे इसको, ठीक है। बी की बात करें तो 400 मीटर है, 16 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो इससे अगर मैं कैंसिल करूं तो 32 और 5 यानी कि 2 एंड 5 25 सेकेंड लगेंगे। तो बस इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 40 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 40 और 25 का एलसीएम, तो मैं कहता 40 का मल्टीप्लाई करो तो 200 आएगा, यानी कि 200 सेकेंड के बाद ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। मीटिंग टाइम क्या होगी, तो मीटिंग टाइम होगी जो भी इनका टाइम लग रहा है ना, मान लीजिए कि ये 40 सेकेंड में पूरा राउंड मार देगा और ये फिर 25 सेकेंड में पूरा राउंड मारेगा बी, राइट। तो राउंड मारते मारते कितने सेकंड में मिलेंगे, तो 200 सेकंड जब हो जाएंगे, मतलब इसके कितने राउंड होंगे, तो इसके हो जाएंगे 5 राउंड, राइट। 40 इंटू 5 200, और इसके कितने राउंड हो जाएंगे, इसके 8 राउंड हो जाएंगे। मतलब ए 5 राउंड मारेगा और बी जो है वो 8 राउंड मारेगा, तब जाके दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में वापस से मिल जाएंगे, वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूबिक मीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। फाइंड इट्स डेप्थ कहने का मतलब हाइट बतानी है। अच्छा, सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर है तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे पता है कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है 5632, और
और डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 16, तो डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 16, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 8 हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू हो गई 8। तो मैं लिखता हूँ पाई का मतलब 22/7, ये आर स्क्वायर हो गया, और एच की वैल्यू निकालनी है 5632। ये करना है, बस ये सॉल्व करना है आपको। तो मैं क्या करूँ, 8 से काटना शुरू करूँ, 8 से काट दूँ, 56 कितना बार में 704, फिर 8 से काट दूँ, क्या 8 से काटता हूँ तो 64 आता है 8 टाइम्स, और फिर 64 आएगा 8 टाइम्स, और 22 से ये कटेगा तो 4 टाइम्स, यानी कि h की वैल्यू हो जाएगी 4 × 7, दैट इज 28 मीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस हमें हाइट निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर। ओके, सबसे लंबी पोल क्या एडजस्ट होगी उस रूम के अंदर? एक रूम है, राइट, रूम है मतलब इस तरह से क्यूबिकल है, इस तरीके से है, इस तरीके से एक रूम है। इसका डायमेंशन क्या किया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है 10 × 10 × 5, यानी कि मैं कह रहा कि ये 10, ये भी 10 और ये 5, इस तरीके से डायमेंशन है। तो इसमें सबसे लंबी पोल कौन सी एडजस्ट हो जाएगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड? सबसे लंबी पोल कौन सी है जो इसमें प्लेस होगी? तो मैं कह रहा कि इसमें सबसे लंबी पोल कौन सी प्लेस होगी? तो सबसे लंबी पोल कौन सी प्लेस होगी भाई? जो इसकी डायगोनल होगी, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का सबसे लंबा लेंथ यही होता है इस रूम में। तो डायगोनल ऑफ दिस कैसे निकालोगे? डायगोनल इसका, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबिकल कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है कि एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल बी एच होता है ना। चलो ठीक है, एल को बाद में लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं कह रहा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही करना है, यही करना है, डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर दैट इज 100, 125, 225, और कितना हो जाएगा ये 15 मीटर। आंसर हो जाएगा 15 मीटर, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। तो पूरा सेट सॉल्व हो गया ये। तो अच्छे क्वेश्चंस थे, इस सेट में किया जा सकता था, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इतना सारा डायग्राम वगैरह बनाने की दरकार नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए कि भाई डायगोनल कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताया करो। मैं कहता हूँ कि कमेंट करो, एक बार आप जब देख रहे हो तो कमेंट करो। इससे मुझे क्या होता है ना कि पता चलता है कि भाई कोई देख रहा है, उसको ज़रूरत है, तो मैं बना रहा हूँ, उसके काम में आ रहा है। तो दिस वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी। तो मैं इस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो भी 11-12 के स्टूडेंट जो जीडी की पेपर दे रहे हैं उसके साथ शेयर करो, है ना। जो भी 11-12 का पेपर दे रहे हैं उसके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलता हूँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। बाय।